जोहार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। दोस्तों, मेरा ये सीरीज जो है जेपीसी मेंस के लिए बेसिकली पेपर 3 हिस्ट्री के लिए चल रहा है। इसमें मैं अभी तक क्लास 14, ये तो मेरा क्लास 14 है, क्लास 13 अभी तक मैंने ले चुका हूँ। और इसमें आधुनिक भारत के इतिहास में जो क्लास 13 था उसमें भाग 1 मैंने ब्रह्म समाज के बारे में बता रहा था। ब्रह्म समाज का ये दूसरा भाग है। इस भाग में हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में पूरा पढ़ेंगे और इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज का गठन जो है कब करते हैं और क्यों करते हैं, इनका सिद्धांत क्या है, ये सभी चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और इनसे जो भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। मैं आपको शुरू करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जीपीएससी मेंस में जो है ना, आधुनिक भारत के इतिहास से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है रिटन में। तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, उसमें जो है ना राष्ट्रीय आंदोलन जो है लास्ट में आके जो है 20वीं शताब्दी के जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो सभी लगभग पूछे जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सामाजिक सुधार आंदोलन जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हुए थे और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को इस बार पूछा जाएगा। तो आप प्लीज़ इन सभी वीडियोस को अभी ज़रूर देखेंगे एग्ज़ाम होने से पहले। अगर आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड किए हुए हैं तो आपको पता है कि उसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और अभी हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट का जो असिस्टेंट क्लर्क का निकला हुआ है उसमें आपको क्या क्या मिल जा रहा है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उसके सहित जो है आपको 25 बायलिंगुअल मॉक टेस्ट मिल रहा है दोस्तों। 25 अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, आपका तैयारी जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज का अपना जो टॉपिक है उसको हम लोग शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय अपने विचारों को नई दिशा देने के लिए 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नई सभा की स्थापना करते हैं, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो वेस्ट बंगाल कलकत्ता में ही ब्रह्म समाज का गठन किया गया 1828 ईस्वी में, लेकिन शुरुआत में इनका नाम ब्रह्म समाज नहीं रहता है, ब्रह्म सभा रहता है। और इसके पहले आपको पता है आत्म सभा का गठन किया गया था और उस सभा के जरिए जो है अपने विचारों को राजा राम मोहन राय जी ने चारों तरफ फैलाने का प्रयास किया था। आपको मैं यहाँ थोड़ा सा जानकारी दे दूँ कि ये राजा जो है ना, राजा राम मोहन राय, एक्चुअली में तो इनका नाम राम मोहन राय है और राजा इनको उपाधि मिली थी और किसने दिया था, क्यों दिया था, ये सभी बातें हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो कलकत्ता में जिस भवन में इन्होंने इस सभा का गठन किया था उसका नाम था न्यास भवन और यह भवन जो है उनका जो दोस्त थे फिरंजी कमल बोस, इनका भवन था ये, ठीक है। अगर आप ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए, पहला सिद्धांत है एकेश्वरवाद पर विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त करना। यानी कि सबसे पहली बात तो ये कि आप जो विभिन्न तरह तरह के भगवानों को जो मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो उनको आप छोड़ दीजिए और एक ही ईश्वर का पूजा कीजिए, ये इनका कहना था। और अदर जो भी अंधविश्वास और कुरीतियाँ हमारे हिंदू धर्म में फैले हुए थे उनको दूर करने का प्रयास कर रहे थे, शुद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। इनका सबसे ज़्यादा जो विचार कट्टरपंथियों के बीच में फेमस रहा वो था मूर्ति पूजा। देखिए, ये खुद एक ब्राह्मण फैमिली से थे, कट्टर फैमिली से थे और वो लोग जो है मूर्ति पूजा को बढ़ावा देते थे। सीधी सी बात है, अभी भी हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा काफ़ी ज़्यादा होती है और उस समय भी होती थी। तो मूर्ति पूजा का विखंडन इनका जो विचार था, इस विचार ने तो काफ़ी ज़्यादा ही लोगों के बीच में, जो कट्टरपंथी लोग थे उनके बीच में इनको परेशान किया था। तो इन्होंने कोशिश किया कि जो पुरोहित लोगों का वर्चस्व है, जिसमें वो लोग अंधविश्वास के तौर पर हमारे समाज के लोगों को है ना तरह तरह के काम करवाते हैं, है ना, जो यज्ञ वगैरह होता है उन सभी का भी ये
बिल्कुल, यानी कि वैदिक कर्मकांड जो था उनका पूरा पूरा ये विरोध करते थे। ठीक है, इन्होंने यह प्रयास किया कि स्त्रियां जो हमारे समाज में काफ़ी नीचे स्तर पर चले गए हैं, है ना, उनका स्थिति में सुधार हो, उनका शिक्षा व्यवस्था आ जाए, उनको सती प्रथा का बलि का बकरा ना बनाया जाए, वो बाल विवाह से बच जाए, उनका भ्रूण हत्या ना हो, इन सभी का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। सार्वभौम ईश्वर, सीधी सीधी बात है, पूरे संसार में एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है। और अवतारवाद का खंडन किया और उन्होंने कहा कि हमारा जो आत्मा है ना वो अमर है, उनका बार बार जन्म नहीं होता है, किसी भी तरीके का अवतार नहीं हो सकता है कि श्री राम जो है कृष्ण भगवान के ही अवतार हैं, या फिर ऐसा बोला जाए कि श्री कृष्ण और राम भगवान जो हैं एक ही आत्मा के अवतार हैं। ये इन सभी बातों का ये खंडन किया करते थे। ठीक, उन्होंने आत्मा को अमर बताया। दूसरा कि ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। एक तरीके से देखा जाए तो इससे पहले हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयास किसी ने भी व्यापक स्तर पर नहीं किया था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य, है ना, पाश्चात्य मतलब सीधा सीधा बात है जो वेस्टर्न कल्चर है ना उसका बोल रहा है, यानी कि अंग्रेजों का आप समझ लीजिए। ठीक है, विचारधारा का प्रभाव पड़ा था इस पे, इनका विचारधारा था, क्योंकि आधुनिक विचारधारा के लोग ही यूरोपीय वासी थे, है ना, उन लोगों ने ही समाज में नई तरीके के आंदोलन चला रखे थे, नई तरीके की शिक्षा व्यवस्था लाए थे, नई तरीके की अर्थव्यवस्था लाए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है यूरोपीय वासियों के द्वारा ही किया गया था, तो इनके विचारों से भी राजा राम मोहन राय काफ़ी सहमत थे। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, मैंने ये बताया, और उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है, ये उनका मानना था, और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है, ये भी उनका मानना था। यानी कि जो पाश्चात्य शिक्षा है, यानी कि जो वेस्टर्न शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है या फिर उसमें ऐसी शिक्षा दी जाती है कि समाज के हर वर्ग ऊपर उठ सके, उन लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती है कि वो काम कर सके, उन लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि उसमें राष्ट्रवादी भावना पैदा हो सके, और उसमें कम से कम अंधकार जो अंधविश्वास है उसकी कमी होती है हिंदू धर्म की अपेक्षा। तो अतः इसका इन कारणों से क्या होता है, राजा राम मोहन राय जो है वेस्टर्न यानी अंग्रेजी शिक्षा से काफ़ी प्रभावित रहते हैं, और वो चाहते हैं कि ऐसा ही समाज हमारा समाज बने। फिर आगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह समाज ऐसे लोगों की जमात थी, है ना, ऐसे लोग इसमें थे जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे, है ना। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। उनका मानना था कि रीति रिवाज हमें केवल बांधने के लिए है, हमें वो स्वतंत्र होने नहीं देते हैं। धार्मिक कर्मकांड जो है वो बेकार है, उससे हमें किसी भी प्रकार का कुछ भी उसको क्या बोलते हैं, फ़ायदा नहीं होता, है ना। जैसे कोई आदमी, किसी इंसान का जन्म हुआ तो उनके लिए बहुत सारे कर्मकांड हैं वैदिक सभ्यता में, कोई इंसान मर गया तो उनके लिए भी बहुत सारे कर्मकांड करने पड़ते हैं, अगर घर पे कुछ हो गया तो उसके लिए भी बहुत सारे कर्मकांड करने पड़ते हैं। तो इन सभी चीज़ों से वो मुक्त होना चाहते थे, उनको वो बिल्कुल समाज के लिए अहितकर मानते थे, राइट। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद एवं उपनिषद। इसके पहले वाले क्लास में भी मैंने बताया था कि राजा राम मोहन राय जो है इन दोनों
वेद एवं उपनिषद दोनों को बहुत अच्छे से पढ़े थे और उनके जितने सारे ज्ञान था वो अर्जित कर उन्होंने एक नया सिद्धांत बनाया और उसमें देखा कि उपनिषद भी ये बात कहता है कि हमें अलग अलग जो भगवान हैं उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें एक ही भगवान पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि एक ही भगवान है, राइट। और इनका ये अपना विचार नहीं था, उपनिषद से लिया गया विचार ही था, जिनको जो है समाज में अलग तरीके से देखा जा रहा था। ब्राह्मण या फिर जो भी कट्टरपंथी हिंदू थे, उन लोगों ने अपना फ़ायदा उठाने के लिए जो समाज के निम्नतम वर्ग के लोग थे उन लोगों को दबाने का प्रयास किए थे, ठीक है। तो स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए बाल विवाह, बहुविवाह और सती प्रथाओं का विरोध किया, ठीक। ये सभी समाज में उस टाइम फैले हुए थे। इन सभी चीज़ों का इन लोगों ने प्रयास किया कि खत्म हो जाए। इन्हीं के प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के प्रयास से पास करवाया। तो ऐसे तो सती प्रथा जो है आपको पता है कि अकबर और आपका हमारा महान शासक जो हुए थे शिवाजी, इन लोगों ने भी ख़त्म करने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। काफ़ी हद तक काम किए थे लेकिन सफल नहीं हुए थे। यहाँ पर क्या होगा, पूरे समाज के लिए एक कानून पास करवा दिया जाता है और सती प्रथा को अवैध घोषित करके उसका उन्मूलन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 1829 में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम। राजा राम मोहन राय अपने कार्यों से पूरे बंगाल में बहुत लोकप्रिय थे। बंगाल में ही नहीं, साथ में ये पूरे भारत में ही फेमस हो चुके थे, ठीक है। साथ ही अंग्रेजों और शासकों के बीच में भी लोकप्रिय हो गए, क्योंकि उनके विचार में शुद्धता थी, उनके विचार में एक नयापन था, ठीक है ना। उनके विचार से लोग एकत्र हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, है ना, संगठित हो रहे थे। 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह, कब दोस्तों, ये देखिए, ये डेट याद रखिएगा, 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। तो मैंने कहा ना कि ये क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आया, ठीक है, कि राजा राम मोहन राय, जिनका नाम तो राम मोहन राय है, उनको राजा की उपाधि किसने दी? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। और इन्होंने क्या किया, इनको अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट, उस टाइम का सम्राट कौन थे, देखिए, विलियम चतुर्थ, ठीक है, विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। किसके लिए, किस चीज़ के लिए भेजा था उनको? इंग्लैंड क्यों भेजा? तो राय को सम्राट से मुगल बादशाह को मिलने वाली जो पेंशन है, आपको पता है कि 1764 ईस्वी के बाद मुगल बादशाह का साम्राज्य खत्म हो जाता है और उनको एक इलाहाबाद की संधि के जरिए पेंशन के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं और उन्हीं से उनको अपना शासन चलाना होता है, ठीक है। तो ये जो पेंशन होती है ना, एक्चुअल में अकबर द्वितीय को बहुत कम लग रहा होता है और उसको बढ़ाने के लिए जो है राजा राम मोहन राय के जरिए विलियम चतुर्थ के पास भेजा जाता है और उनसे मांग करी जाती है कि उनका पेंशन बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि राजा राम मोहन राय को सबसे पहले तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी 1830 ईस्वी में, और 1830 ईस्वी में ही इनको इंग्लैंड भेज दिया गया अग्रदूत बनाकर, किनके पास? विलियम चतुर्थ सम्राट, जो ब्रिटिश सम्राट है, उनके पास। और उसका एक रीज़न क्या था कि मुगल जो अंपायर है उसको जो मिलती थी पेंशन, ईस्ट इंडिया कंपनी जो पेंशन देती थी उसको बढ़ाना था, ओके। और देखिए, जब एक बार ये इंग्लैंड चले जाते हैं उसके बाद वो वापस इंडिया नहीं आ पाते हैं, तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है और आज भी उनकी जो समाधि है वो वहीं पर है, ब्रिस्टल में ही है, ठीक है। ये भी एक दर्शनीय स्थल है वहाँ के लिए, ओके। तो ये तो रही राजा राम मोहन राय की बात। लेकिन राजा राम मोहन राय जब 1830 ईस्वी को इंग्लैंड चले गए तो उनको
चलाने के लिए, मतलब ब्रह्म समाज को चलाने के लिए भी अन्य व्यक्ति जो थे वो भी काफ़ी काबिल थे। ठीक, तो देखिए राजा राम मोहन राय की बात की कहानी मैं बता रहा हूँ कि इंग्लैंड के दौरे के समय ब्रह्म समाज को उनके सचिव जो थे ताराचंद चक्रवर्ती, उन लोगों ने उनके सहायता से इनको आगे बढ़ाया गया ब्रह्म समाज को। ठीक है, और धीरे धीरे कई अनुयायी इनके साथ जुड़ते चले गए, कई सारे जो बच्चे हैं इनके साथ जुड़ते चले गए, शिक्षित वर्ग जुड़ते हुए चले गए। इनसे जो दो जुड़े नाम हैं, जो प्रमुख नाम हैं, वो पहला नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर। आपको पता है ये देवेंद्र नाथ टैगोर कोई और नहीं, हमारे गुरुजी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता हैं। और दूसरा नाम है केशव चंद्र सेन, और इनका भी नाम जो है उस समय बहुत ज़्यादा फेमस है। रीज़न इनका साफ साफ है कि ये बहुत विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे, राजा राम मोहन राय जैसा ही समझ लीजिए, और इनके विचारों ने भी काफ़ी प्रभाव किया था और पूरे जो ब्रह्म समाज था ना उनको काफ़ी विस्तार दिया था। ठीक, देवेंद्र नाथ टैगोर जी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। इनका जन्म 1818 में होता है और 1905 में इनकी मृत्यु होती है। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर को जाता है। ओके, तो राजा राम मोहन राय का यानी कि विचारों को और सामंजस्य स्थापित करना है समाज में, तो उसके लिए जो काम किए वो किन्होंने काम किए, देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने काम किए। वह इस आंदोलन में 1843 में सम्मिलित हुए। कब सम्मिलित हुए दोस्तों? 1843 में। ठीक है, 1843 ईस्वी में। और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से रोका। उन्होंने जो राजा राम मोहन राय के विचार थे उन्हीं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर जो है ना वो राजा राम मोहन राय से पहले से ही प्रभावित थे, तो उन्होंने एक अलग तरीके के सभा का गठन किया था 1839 में। उस सभा का नाम था तत्वबोधिनी सभा। ये राजा राम मोहन राय से काफ़ी प्रभावित थे, तो उन्होंने उन्हीं के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए है ना इस सभा का गठन किया था। और इसी सभा के द्वारा जो है एक पत्रिका का भी संपादन किया गया जिसका नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर जी अभी और आएंगे, लेकिन यहाँ अभी देखिए केशव चंद्र सेन जी के बारे में पढ़ते हैं। केशव चंद्र सेन जो है 1834 से 1884 तक थे इनका, है ना, यानी कि 34 में इनका केशव चंद्र सेन का क्या हो जाता है 1834 से, हाँ ठीक है, 1834 में इनका जन्म हुआ था और 1884 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो केशव चंद्र सेन जो है 1857 में जो ब्रह्म समाज के साथ जुड़ते हैं। इन्होंने अपनी वाक्पटुता और उदारवादी विचारों से सबको सम्मोहित कर रखा था। ठीक है, ये बोलने में काफ़ी एक्सपर्ट थे और इनके विचार भी बिल्कुल साधारण था, है ना, ताकि लोगों को समझ आए। ठीक, और ऊपर से ये उदारवादी प्रवृत्ति के थे, यानी कि जो सामने वाला कह रहा है ना, उनको भी समझते थे, उनके विचारों को भी लेते थे और अपना विचार भी वो साझा करते थे। ठीक है, वो कट्टर नहीं थे किसी भी तरीके से। तो जल्द ही इसकी मतलब इनकी जो लोकप्रियता है केशव चंद्र सेन की वो काफ़ी बढ़ जाती है और ब्रह्म समाज की शाखाएं जो है बंगाल से बाहर पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मद्रास में, इन स्थानों पे खोल दिए जाते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य, देखिए आचार्य का पदवी दिया। ये पदवी आप याद रखेंगे किसने दिया केशव चंद्र सेन को, तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने दिया। क्योंकि ये देखिए वाक्पटुता थे ना, काफ़ी अच्छा बोलते थे ये, और खुद हिमालय की ओर रुक कर गए और देवेंद्र नाथ टैगोर जो है मतलब कुछ दिनों के लिए छुट्टियों में चले गए। अब ब्रह्म समाज का जो बागडोर है वो केशव चंद्र सेन के हाथों में आ गया और इन्हीं के काल में जो है ब्रह्म समाज अपने
उत्कर्ष में था, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सफलता मिली वो इनको इन्हीं के समय में मिला, केशव चंद्र सेन के समय में मिला ब्रह्म समाज को। और 1865 ईस्वी तक देखिए इनका जो शाखाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूरा इंडिया में फैल गया है, 65 शाखाएं खुल गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो इनका फैलाव है वो केशव चंद्र सेन के दौरान ही होता है। परंतु केशव चंद्र सेन की उदारवादी सोच ब्रह्म समाज में फूट का कारण बनता है। वो कैसे? इन्होंने हिंदू धर्म को संकीर्ण विचारों का बताया था। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे हिंदू धर्म में अंधविश्वास थे, है ना, और बहुत सारे कर्मकांड थे जिनके रीजन से क्या होता था, हिंदू धर्म के निम्नतम वर्ग जो है ऊपर उठ नहीं पाते थे। तो इन्हीं रीजन से जो है ना, इन्होंने हिंदू धर्म को संकीर्ण विचारों वाला बताया और संस्कृत के मूल पाठों के प्रयोग को ठीक नहीं समझे, क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा थी जो आम जनता को समझ नहीं आती थी। इसलिए इनका विचार था कि संस्कृत में हम पाठ क्यों करेंगे जो कि अन्य लोगों को समझ नहीं आती है। ठीक है, और साथ में क्या है कि संस्कृत में जो लिखे गए शब्द हैं उनको आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पहले उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और ये ज्ञान जो है आम जनता के बीच में था नहीं, वो केवल ब्राह्मण परिवारों में ही था। इन्होंने यज्ञोपवीत पहनने के विरोध में भी प्रचार किया। ठीक है, जो हम लोग पहनते हैं ना जनेऊ वगैरह, उसको भी पहनने के लिए मना किया। इसके पश्चात सभी धर्मों जैसे ईसाई हो गया, मुस्लिम हो गया, पारसी, चीनी हो गया कि धर्म पुस्तकों को उनका पाठ जो है इन सभाओं में होने लगा। पहले देखिए केवल हिंदू धर्म के जो वेद थे, उपनिषद थे, जिनके विचारों से कई सारे विचारों से, सभी विचारों से नहीं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। राजा राम मोहन राय जी मतलब काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित थे, जिसमें एकेश्वरवाद सबसे उत्तम है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता था, हिंदू धर्म के ही पुस्तकों को पढ़ा जाता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि नहीं, ईसाई, मुस्लिम धर्म हो, फारसी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उनके हम लोग धर्म ग्रंथों को यहाँ पर पाठ कराएंगे। ठीक है, ये होने लगा। फिर हिंदू समाज का भी प्रयत्न किया, अर्थात एक नया धर्म सुधार आंदोलन में बदल गया। मतलब उन्होंने देखिए, एक तो ये सुधार किया कि सभी धर्मों के पुस्तकों को हम लोग पढ़ाई करवाएंगे, और दूसरा इन्होंने क्या किया, हिंदू समाज में भी, यहाँ छूट गया है वर्ड, उन्होंने हिंदू समाज में भी सुधार लाने का प्रयास किया। ठीक है, ये होगा, हिंदू समाज में भी सुधार लाने का प्रयत्न किया था। यानी कि दोनों ही काम कर रहे हो आप, दूसरे धर्मों में भी सुधार लाने का प्रयास कर रहे हो, हमारे हिंदू समाज में भी सुधार लाने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए जब देवेंद्रनाथ टैगोर लौट आते हैं तो 1865 ईस्वी में सभी धर्मों के पुस्तकों के पाठ एवं संस्कृत में पाठों का ना पढ़ा जाना उनको काफ़ी खलता है। ठीक है, तो क्या हुआ, केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में एक वैचारिक मतभेद हो गया। इस मतभेद उत्पन्न होने के कारण से क्या होता है, केशव चंद्र सेन को आचार्य का जो पदवी दिया गया था उससे हटा दिया जाता है। ठीक, तो जब अगर मतभेद होगा और दो आदमी एक ही सभा में हैं तो क्या वो टिकेगा? नहीं टिकेगा। तो और दोनों का अलग अलग मत है तो बिल्कुल नहीं टिकेगा। तो क्या हो गया, 1866 में 11 नवंबर को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया। केशव चंद्र सेन ने कहा कि नहीं, मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, मैं अलग हो जाता हूँ। और चूंकि केशव चंद्र सेन, देखिए ये आपको पता है ना कि सबसे ज़्यादा फेमस व्यक्ति ब्रह्म समाज में यही हैं, तो इनके काफ़ी ज़्यादा शिष्य बन गए थे, है ना, काफ़ी ज़्यादा अनुयायी बन गए थे। तो इनको अपना सभा को अलग करना कोई कठिन काम लगा नहीं, और उन्होंने एक पृथक समाज का स्थापना किया, ब्रह्म समाज का स्थापना किया। इस ब्रह्म समाज का नाम था भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज से जाना गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, कभी कभी आपको क्वेश्चन जो है आदि ब्रह्म समाज का गठन किसने किया ये भी पूछा जाता है। तो बहुत सारे पुस्तकों में, यानी कि बाद वाले पुस्तकों में, अगर पहले वाले पुस्तकों को देखें और अगर आप ब्रह्म समाज के जो वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट, वहाँ पर जाके आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो भारतीय ब्रह्म समाज है ना,
ये यही केशव चंद्र सेन के द्वारा बनाया गया था। और जो आदि ब्रह्म समाज है वो पुराना जो ब्रह्म समाज है उसको रखा गया, लेकिन बाद में ये सब चेंज हो गया और कहा जाता है कि केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज का गठन किया था। तो देख लीजिएगा आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आप देखिएगा, लेकिन जो रियल बात है वो यही है। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य बात है, ये फैक्ट बात है। 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह जो है कुछ बिहार के नाबालिग राजा से पूर्ण वैदिक कर्मकांड के साथ करते हैं। अब इनको क्या हुआ था पता नहीं, कुछ बिहार के जो राजा थे उन्होंने अपना पुत्र का विवाह जो है उनकी पुत्री के साथ करने का प्रस्ताव रखा, और उस टाइम दोनों ही नाबालिग, और इतना अच्छा ऑफर पाकर केशव चंद्र सेन अपनी बेटी के मोह में आ गए और अपना बेटी का 13 वर्ष की जो थी उनका विवाह जो है कुछ बिहार के नाबालिग राजा जो थे उनसे कर देते हैं। तो अब बताओ ये इन्होंने क्या कर दिया, ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक जिसको हम लोग आज के समय में कहते हैं वो कर दिए। अपना ही जो विचार था उनको पूरा बदल दिया। बाल विवाह का विरोध करते थे वो बाल विवाह करा दिए, है ना। वैदिक कर्म कांडों के विरोध में थे तो वैदिक कर्म कांड के जरिए के थ्रू ही ये अपना शादी करवाते हैं। तो इससे क्या हुआ, उनका जो पूरा ज्ञान था ना वो पूरा खत्म हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है वो ईश्वर की आज्ञा है, उनकी जो पुत्री का विवाह हो रहा है वैदिक कर्म कांड से, तो उनका अपना अनुयायियों के प्रति उनका कहना था कि ये हमारा ईश्वर का ही आज्ञा है। ठीक है, तो इस घटना ने क्या किया, केशव चंद्र के अनुयायी काफी दुखी हो गए क्योंकि उन्होंने पूरे विचारधारा पर ही चोट कर दिया था, एक तो बाल विवाह और साथ में वैदिक कर्म कांड। अतः इनके अधिकतर अनुयायियों ने इनका साथ छोड़ दिया और एक नए ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि आपने देखा कि पहले तो ब्रह्म सभा आया, इसी का नाम जो है ब्रह्म समाज पड़ा। इनका दो भागों में बंटवारा हो गया। एक तो हो गया तुम्हारा क्या, जो इसका एक भाग हो गया जो केशव चंद्र सेन ने बनाया था। क्या बनाया, भारतीय ब्रह्म समाज, है ना, ये भारतीय ब्रह्म समाज, और दूसरा आदि ब्रह्म समाज। और फिर ये जो भारतीय ब्रह्म समाज है इसका फिर से दो भागों में बंटवारा हो जाता है, जिसमें केवल एक तरफ केशव चंद्र सेन रह जाते हैं और दूसरी तरफ जो है उनके अनुयायी रहते हैं, और उनके अनुयायी द्वारा बनाया गया जो समाज था उसी का नाम था साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, क्या नाम था दोस्तों, साधारण ब्रह्म समाज। समझ में आ गया बात आपको। तो इस तरीके से ब्रह्म समाज अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचते हैं, फिर उनका विघटन होना शुरू हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें ब्रह्म समाज में हम लोग इतने ही तक पढ़ते हैं, उनसे आगे की घटनाओं को पढ़ना जरूरी नहीं है क्योंकि वो उतना समाज में अपना असर नहीं डाल पाते हैं। तो ब्रह्म समाज का जितना थ्योरी क्लासेस है ये आपको ख़त्म हो गया है। अब आप एक बार अपना एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए कि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा बनाया गया था, तो उनके आप सिद्धांतों विचारों को लिखते हुए ये बताएं कि किस तरीके से सामाजिक सुधार में वो आगे बढ़े। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर आप देने का प्रयास कीजिए और लिख के भेजिए। पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ऐप के जरिए भेज सकते हैं, लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको हमारा पता होगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप करके भेजिए, मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आपने कितना अच्छा लिखा है। ठीक है, और अगर आप जेएसएससी सीजीएल का तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए मॉक टेस्ट हमेशा लगाते रहिए। मॉक टेस्ट यहाँ पर ओनली 349 रुपीज़ में अवेलेबल है। झारखंड कांस्टेबल का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है मात्र 499 रुपीज़ में। झारखंड समान ज्ञान जो है दोस्तों, आपको पता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे झारखंड के कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वहाँ प्रैक्टिस सेट आप लगाइए
फिर जेपीएससी सीडीपीओ पीटी जो है इसके लिए भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, 15-15 टेस्ट का। आराम से जाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, अपना प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कीजिए, ठीक है। तो सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप जो है टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़िए। जो भी नया अपडेट आता है आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलता है। हमारे स्टडी फॉर गोल्स के लिए 2 टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, एक होठा स्पेशल और एक अपना स्टडी फॉर गोल्स का, ठीक है। तो इनमें जो है अभी भी सब्सक्राइबर जो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है इससे कहीं ज़्यादा सब्सक्राइबर है दोस्तों, ठीक है। आप जुड़िए, वहाँ पर आपको तरह तरह के क्यूज भी मिलते रहेंगे, ठीक है। डेली क्यूज वहाँ पर कराया जाएगा। ओके दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग जो है हमारा वीडियो को, लेक्चर को देख रहे हैं और इनसे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा एग्ज़ाम्स में। अगर आपको ये सभी चीज़ें अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारा वीडियो जो भी है उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी पहुंच हो सके। हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होते ही रहे और मैं आप लोगों के लिए नया जो भी टॉपिक होगा, जो भी आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं लाता रहूं। हमारा प्रयास है कि आप सभी लोग जो हैं अपना एग्ज़ाम्स को अच्छा दे सके, उनको क्रैक कर सके। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय झारखंड।